Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is diversity in organization. This is basically chapter number 2. ठीक है, तो हम देखेंगे आज के टॉपिक के बारे में जो है diversity in organization. तो हम देखते हैं diversity का उर्दू में मीनिंग होता है जुदागानगी, मुख्तलिफ होना, ठीक है, किसी से डिफरेंट होना. इज़ अ satisfying mix of ideas, cultures, races, gender, economic statuses and other characteristics necessary for promoting growth and learning among a group. Diversity जो है ये बेसिकली सेटिस्फाइंग मिक्सचर है आइडियाज़ का, ठीक है, कल्चर सकाफ़त का, रेसिस दौर नस्ल्स जेंडर जिन्स का, इकोनॉमिक स्टेटस माशी जो हमारा स्टेटस है एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक और बहुत सी खसूसियात नेसेसरी फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ जो कि ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और सीखने के लिए बड़ा ज़रूरी है अमंग द ग्रुप्स. कि जब बहुत से मुख्तलिफ टाइप के लोग एक ही जगह पे होंगे तो एक दूसरे के आइडियाज़ सीख पाएंगे, कल्चर के बारे में सीख पाएंगे, ठीक है, एक दूसरे की प्रॉब्लम परसेप्शन के बारे में सीख पाएंगे. तो इनसे प्रमोशन होगी ग्रोथ में आगे बढ़ने से और लर्निंग होगी ग्रुप के मेंबर्स के अंदर. तो हर ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. Diversity in the organization or workplace means that there is an array of differences among employees such as race, ethnicity, gender, age, religion and education. अब ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस में डाइवर्सिटी होने का मतलब है कि जो भी एम्प्लॉई वहाँ पे काम कर रहे हैं उनमें बहुत से डिफरेंसेस हैं. जैसे कि उनकी रेस के अंदर मुख्तलिफ दौर के लोग हो सकते हैं, एथनिसिटी नस्ल के अंदर, जेंडर जिन्स डिफरेंट हो सकती है, एज गैप हो सकता है, कोई यंग हो सकता है, कोई ओल्ड एज हो सकता है, मज़हब मुख्तलिफ होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग डिफरेंसेस इन दीज करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा. ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, काफ़ी कुछ अरसे से यानी कि 10-20 सालों से, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी विद इन वेरियस बिजनेस इंडस्ट्रीज है बिकम मोर कॉमन. कि डाइवर्सिटी का मुख्तलिफ और बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के अंदर बढ़ जाना आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ही आम बात हो गई है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं. आगे हम देखते हैं लेवल ऑफ डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के लेवल्स होते हैं, दो तरह के लेवल्स हैं हमारे पास. एक सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी ऐसी है जो आपको सतह के ऊपर नज़र आ जाएगी, मीन्स कि आप अपनी आँखों से देख के बता पाएंगे कि एक एम्प्लॉइज़ का दूसरे एम्प्लॉय से कितना फ़र्क है और क्या फ़र्क है. दूसरा है डीप लेवल ऑफ डाइवर्सिटी. ये ऐसी डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं एम्प्लॉइज़ के अंदर जो कि देखने से पता नहीं चलता, काफ़ी स्टडी करनी पड़ती है फिर जाके अंदाज़ा हो जाता है. हम देखते हैं ये सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी और डीप लेवल डाइवर्सिटी क्या क्या होता है. सरफेस लेवल डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज जेंडर, एज, रेस और डिसेबिलिटी विच आर ईजली टू परसीव बट नॉट रिफ्लेक्ट हाउ पीपल थिंक एंड फील. मुख्तलिफ होना खसूसियात के अंदर जैसे कि जेंडर जिन्स है, एज उम्र, रेस हो गया और डिसेबिलिटी माजूरी हो गई, विच आर ईजली टू परसीव, जिनको परसीव्ड करना बहुत ही आसान है, बट नॉट रिफ्लेक्ट हाउ पीपल थिंक एंड फील. लेकिन ये नहीं बताता कि लोग किस तरह से सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं. हाँ, ये आसान है, समझना आसान है कि जेंडर मेल है या फीमेल है, एज छोटी है या बड़ी है, किस दौर से रेस दौर से ताल्लुक़ रखने वाले, नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले या मजूर है कि नहीं, ये खसूसियात हम बता सकते हैं. तो ये जो खसूसियात होगी, ये जो डाइवर्सिटी होगी इन करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, हम इनको सरफेस लेवल डाइवर्सिटी कहेंगे. लेकिन ये जो करैक्टरिस्टिक्स डाइवर्सिटी है ये नहीं बताएंगे कि इंसान सोचता कैसे है और फील क्या करता है. वो जो खसूसियात हैं वो हमारे पास आ जाएंगे डीप लेवल डाइवर्सिटी के अंदर. तो डीप लेवल डाइवर्सिटी, डिफरेंस इन वैल्यूज़, पर्सनैलिटी एंड वर्क प्रेफरेंसेस दैट आर इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट पर्सन सो दैट पीपल गेट टू नो वन अनदर. Throughout in OB, we will discuss about the differences in deep level diversities and surface level diversity. अब डीप लेवल डाइवर्सिटी वो कहते हैं डिफरेंस इन वैल्यूज़, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनमें डिफरेंसेस होना. पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत में डिफरेंस होना, मीन्स कि आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, आपकी एटीट्यूड क्या है, आपके इमोशंस क्या हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं. इनमें मुख्तलिफ चीज़ें होना. एंड वर्क प्रेफरेंस, और आप कौन सा काम प्रेफर करते हैं, इनमें डिफरेंट होना. दैट आर इम्पोर्टेंट टू नो, ये जानना बहुत ज़रूरी है अबाउट पर्सन, किसी भी शख्स के बारे में.
सो पीपल गेट टू नो वन अदर, ताकि लोग एक दूसरे के बारे में जान सकें। शुरू में हम किसी की पर्सनैलिटी, कपड़े वगैरह पर्सनैलिटी को नहीं, हम किसी का पहनावा वगैरह देख के सोच लेते हैं कि ये शख्स जो है बड़ा कूल होगा, बड़ा ज़बरदस्त दिखता है, लेकिन अनटिल हम कुछ वक्त उसके साथ स्पेंड ना करें, हमें उसकी पर्सनैलिटी, उसकी वैल्यूज़ के बारे में पता नहीं चलता। जब हमें पता चल जाता है तब जाके अंदाज़ा सही होता है कि ये शख्स हमारे लिए ठीक नहीं है या ये शख्स हमारे लिए ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाते हैं डीप लेवल डाइवर्सिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, थ्रू आउट ओबी हम ओबी के अंदर मोस्टली यही चीज़ें स्टडी करेंगे, सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी और डीप लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी बेसिकली वही खसूसियात जो मैंने बताया जो आपको नज़र आ जाती हैं। इसमें हम फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है, हम स्किल्स के बारे में देखेंगे। थ्रू आउट जो ओबी के बाकी लेक्चर्स हैं उसमें डीप लेवल ऑफ डाइवर्सिटी देखा जाएगा, मोटिवेशंस, एटीट्यूड, परसेप्शन, इमोशंस, फीलिंग्स, इनके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो ये हमारे पास डीप लेवल ऑफ डाइवर्सिटी हो जाती है। आज का लेक्चर बस इतना ही शॉर्ट सा, ठीक है। डाइवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और लेवल ऑफ डाइवर्सिटी हमने देख लिया। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is biographical characteristics. बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी होती है एम्प्लॉयज़ की, मुख्तलिफ तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, डिफरेंट एज, जेंडर, पर्सनैलिटीज़ वगैरह होती हैं। तो हमने देखे थे 2 लेवल ऑफ डाइवर्सिटी होती है, एक सरफेस और एक डीप। तो जो बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बायोग्राफिकल खसूसियात जो हैं, ये बेसिकली सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी को दिखाते हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सरफेस लेवल डाइवर्सिटी सच एज एज, जेंडर, रेस एंड टेन्योर एक्सेट्रा। बायोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, इस तरह का एम्प्लॉई का आपस में मुख्तलिफ होना जो कि हमें नज़र आ जाए, जैसे कि उनकी एज में फ़र्क होना, उनके जेंडर में, उनकी रेस नस्ल में, उनके टेन्योर दौर में। तो हम इन खसूसियात को देखेंगे और इनकी खसूसियत किस तरह से एम्प्लॉई के बिहेवियर पे या उनकी कारकर्दगी पे असरअंदाज होता है, हम उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे एज। First, it was believed that job performance declined with age, but now many organizations believe performance quality increase with age. पहले ये यकीन था कि जॉब की जो कारकर्दगी होती है एम्प्लॉय की विद एज वो डिक्लाइन हो जाती है, कम हो जाती है। बट नाउ लेकिन अब बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है कि जो परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी, कारकर्दगी का जो मेयार है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बेहतर हो जाता है विद एज, जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी। तो एम्प्लॉय की एज बढ़ेगी, इससे उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। लेकिन पहले ये मानना था कि विद एज जो परफॉर्मेंस की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। देयर आर मिक्स्ड फीलिंग्स, वर्कर विद एज ब्रिंग एक्सपीरियंस, judgment and commitment, but they also lack flexibility and resist new technology. मिक्स एहसासात हैं लोगों के एज को लेके, कुछ का कहना है कि परफॉर्मेंस बेहतर होती है, कुछ का कहना है कि नहीं होती। अब वर्कर विद एज अपनी उम्र के साथ साथ जो भी वर्कर होते हैं या एम्प्लॉई होते हैं वो अपने साथ एक्सपीरियंस लेके, तजुर्बा लेके आते हैं। जजमेंट उनकी इंक्रीज़ हो जाती है एंड कमिटमेंट भी बढ़ जाती है, लॉयल्टी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्रीज़ होती है विद एज। बट दे आल्सो लैक फ्लेक्सिबिलिटी, बट उनमें फ्लेक्सिबिलिटी, लचक ख़त्म हो जाती है। एंड रेजिस्ट न्यू टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे होते। अगर उनको कह दिया जाए कि आप इस डिपार्टमेंट से शिफ्ट होकर दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएं तो वो ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करेंगे। वो नए मेथड, नए प्रोसीजर, नई टेक्नोलॉजी, नए इक्विपमेंट का इस्तेमाल से भी गुरेज करेंगे। वो इन चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं। तो बेनिफिट भी है और साथ में इशू भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं हमारे पास। रिसर्च सेज older employee have more absentees and skill like speed, strength and coordination decay over time. रिसर्च का कहना है कि जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एब्सेंटीज़ यानी कि छुट्टियां बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो उनकी स्किल्स हैं लाइक काबिलियत, जैसे कि स्पीड, जल्दी से काम करना, स्ट्रेंथ जिस काम में ताकत का इस्तेमाल हो, और कोऑर्डिनेशन आपस में तावन करना जो है ये वक्त के साथ साथ कम हो जाता है। तो ये इश्यूज़ भी एज के साथ हो जाते हैं। तो एज एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो एम्प्लॉय की बिहेवियर और उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होता है, जिसके बारे में हमने देख लिया कि क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं एज के इंक्रीज़ होने के साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है जेंडर। जेंडर करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले डिफरेंस दैट हाउ मेन एंड वुमेन इफेक्ट जॉब परफॉर्मेंस।
अब जेंडर जिन्स का मुख्तलिफ होना ये खसूसियत हमें ये बताएगा कि किस तरह मैन और वुमेन जो है अपनी जॉब की कारकर्दगी पे असरअंदाज हो सकते हैं। देयर आर नो कंसिस्टेंट मेल फीमेल डिफरेंसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल्स, मोटिवेशन, सोशबिलिटी एंड लर्निंग एबिलिटी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है मेल और फीमेल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के अंदर, के मसले को हल करने की काबिलियत के अंदर, एनालिटिकल स्किल तज्जिया या जायज़ा करने के स्किल्स के अंदर, मोटिवेशन के अंदर, सोशबिलिटी आपस में एक दूसरे से मेल जोल करने में, और सीखने की एबिलिटी में कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है। साइकोलॉजिकल स्टडीज सेज वुमेन आर मोर एग्रीएबल एंड विलिंग टू एक्सेप्ट अथॉरिटी whereas men are more aggressive in nature। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड जो है, साइकोलॉजी की जो स्टडी है, उसका कहना है कि जो वुमेन होती हैं, औरतें होती हैं, वो मोर एग्रीएबल होती हैं और ज़्यादा ख्वाहिश रखती हैं कि उनको अथॉरिटी दी जाए, कि वो अथॉरिटी का काम खुद से करें। और जबकि मर्द जो हैं वो अपने काम के अंदर एग्रेसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है, जज्बात से काम लेते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको काम के अंदर। तो वुमेन की एक खसूसियात उन्होंने बताई है और मैन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताई है। इशू इन जेंडर इज ओनली डैट वर्किंग मदर प्रेफर पार्ट टाइम वर्क बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, i.e. इफ किड इज सिक मदर नीड्स टू स्टे एट होम। अब जेंडर के साथ इशू ये है कि जो मोस्टली जो वर्किंग मदर्स होती हैं, जो औरतें मदर का यानी कि जो उनके एक ड्यूटी है मदर की वो भी निभा रही होती हैं, उनको वो प्रेफर करती हैं कि उनको पार्ट टाइम वर्क मिले बिकॉज ऑफ देयर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। ख़ानदान की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। जैसे कि अगर एक उनका किसी का बेबी जो है सिक है, बीमार है, तो माँ को घर रहना होगा, जो कि ये काम अपने बच्चे की तरबियत का काम माँ बेहतर कर सकती है एज़ कम्पेयर टू फादर के। तो वो मोस्टली प्रेफर करती है पार्ट टाइम जॉब, जिसकी वजह से फिर मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मेल को रखना पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी रेस एंड एथनिसिटी। पहले हम दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। रेस, ग्रुप ऑफ पीपल हैव डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज इन बायोलॉजिकल ट्रेट सच एज डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी इन आई एंड स्किल कलर। रेस कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को जिनमें डिफरेंसेस भी हो सकते हैं और सिमिलैरिटी यकसानियत भी हो सकती है बायोलॉजिकल ट्रेट में, ठीक है, उनकी जिस्मानी खसूसियात के अंदर, जैसे कि डिफरेंस और सिमिलैरिटी हो सकती है आई कलर में, स्किन कलर में, जैसे कि ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ जो मैच कर जाते हैं वो एक रेस में आ जाते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो दूसरी रेस में चले जाते हैं। इसी तरह एथनिसिटी, बिलोंग टू सम सोशल ग्रुप हु शेयर कल्चर प्रैक्टिसेस। ये एक ऐसा समाजी ग्रुप होता है जो जिनका सकाफत की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक जैसी होती हैं। तो ये एक एथनिसिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि एक किस्म का कल्चर शेयर करते होते हैं। मोस्टली रिसर्च इज concentrated on the difference in outcome and attitude between white and African American। अब जो रेस और एथनिसिटी पे जो स्टडी की गई है, मोस्टली इसका फोकस यही रह गया है अमेरिका के अंदर कि वाइट और जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन हैं, यानी कि ब्लैक अमेरिकन जो हैं, ये इनका एटीट्यूड क्या होता है और ये किस तरह के आउटकम रिजल्ट हमें देते हैं जॉब के अंदर। इंडिविजुअल टेंड टू फेवर कोलीग्स ऑफ देयर ओन रेस। अब मोस्टली जो बॉसेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एम्प्लॉय जो होते हैं, उनका यही फेवर करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वही कोलीग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए जो कि उनकी रेस, उनके नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन पर, उनकी प्रमोशन और पे रेजिस, उनकी सैलरी का बढ़ना भी मोस्टली इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म का भी इस्तेमाल होता है कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फेवर करेगी जो उनकी रेस और एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते होंगे, बाकियों को वो फेवर उतनी नहीं करती। तो इस तरह से एम्प्लॉई का जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होता है बहुत ज़्यादा, जब वो देखता है कि मुझसे फ़र्क रखा जा रहा है, मैं भी उतनी मेहनत कर रहा हूँ और दूसरे एम्प्लॉई को ज़्यादा पे दी जा रही है, प्रमोशन दी जा रही है, जबकि वो भी मेरे जैसा सेम काम ही करता है, तो तब उसके बिहेवियर पर असरअंदाज होता है और फिर वो कोशिश करता है कि एब्सेंटीज़ करे, एरर करे अपने काम के अंदर। तो इस तरह से ये खसूसियात भी असरअंदाज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबिलिटी, माजूरी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इन 1990 अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट ADA रिपीटेडली इंक्रीज द वर्कफोर्स ऑफ डिसेबिलिटीज 1। 1990 के अंदर एक एक्ट आया, ठीक है, अमेरिका में डिसेबिलिटी, जिसने बहुत इंक्रीज़ कर दी वर्क फोर्स के अंदर डिसेबिलिटी वंस को, यानी कि ऐसे लोग जो माजूर थे उनको भी नौकरी दी जाए। एक ऐसा एक्ट पास किया गया जिसकी वजह से वर्क फोर्स में इनकी तादाद भी काफ़ी बढ़ गई। जिस तरह पाकिस्तान में कोटा सिस्टम होता है, माजूर लोगों की स्टडी
एजुकेशन कोटा होता है, जॉब में कोटा होता है, तो इनको भी जॉब लाजमी देनी चाहिए, तो इस चीज़ पे फोर्स किया जाता है। जनरली डिसेबल्ड पर्सन आर लेस लाइकली टू बी हायर्ड बिकॉज ऑफ लोअर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। दिस नेगेटिव इफेक्ट इज मच स्ट्रिंगर फॉर द इंडिविजुअल विद मेंटल डिसेबिलिटी। अमूमी तौर पे डिसेबल पर्सन जो मजदूर लोग होते हैं, कोशिश की जाती है कि इनको हायर ना किया जाए बिकॉज इनकी जो कारकर्दगी होगी वो लोअर होगी, लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और ये बात बहुत नेगेटिव चली जाती है ख़ासतौर पे उन इंडिविजुअल के लिए जो मेंटल डिसेबल होते हैं, यानी कि दिमागी तौर पे मजदूर होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी जॉब नहीं दी जाती है अमूमी तौर पे। बट मोस्टली इन एशिया डिसेबल पीपल हैव कोटा फॉर देयर जॉब एंड हैव बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब। लेकिन एशिया जैसी कंट्री के अंदर इनके लिए डिसेबल पर्सन के लिए कोटा सिस्टम होता है और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको आराम से मिल जाती हैं जॉब्स की, ठीक है। तो इतना इशू नहीं बनता इनको, लेकिन मेंटल डिसेबिलिटी वाकई एक इशू होता है। लेकिन अगर कोई लेग में इशू है, चलने फिरने का या हैंड का इशू है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और उनकी जॉब की अपॉर्चुनिटी उनको फराहम की जाती है, ठीक है। ये डिसेबिलिटी भी एक करैक्टरिस्टिक्स है जो कि डिवर्स करता है एम्प्लॉय को एक दूसरे से, और इसका भी हम देख सकते हैं किस तरह से असरअंदाज होता है जॉब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है टेन्योर, ठीक है। टेन्योर हमारे पास है, रिलीजन हमारे पास है, तो टेन्योर को पहले देख लेते हैं। रिसेंट एविडेंस डिमॉन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सीनियोरिटी एंड जॉब प्रोडक्टिविटी। वर्क एक्सपीरियंस अपेयर टू बी अ गुड, यहाँ पे गूफ लिखा हुआ है, गुड फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। टेन्योर कहते हैं दौरानिया, ठीक है, कि आपने कितना अर्सा काम किया है। तो रिसेंट एविडेंस जो है, सबूत जो है वो हमें ये बताते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है सीनियोरिटी के बीच में, जॉब प्रोडक्टिविटी के बीच में, कि जितना ज़्यादा अर्सा आप काम करेंगे, जितने सीनियर आप हो जाएंगे, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी, पैदावार जो है वो उतनी बेहतर होगी। वर्क एक्सपीरियंस अपेयर टू बी गुड फॉर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपका काम उतना बेहतर होगा, ये रिसेंट एविडेंस का कहना है। लेकिन हत्ता कि मेरा ये सोचना है कि जितना ज़्यादा पुराना एक ओल्ड एम्प्लॉय हो जाते हैं, उतने ही आप लेज़ी भी हो जाते हैं, आप अपना काम दूसरों पे डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब रिसेंट एविडेंस है, रिसर्च की होगी, ठीक है, तो सही बात है। सीनियोरिटी इज मोस्टली रिलेटेड विद एब्सेंटीज एट वर्क, जो मैंने बात की वो यहाँ पे आ गई। लार्ज द पर्सन इज इन जॉब लेस लाइकली ही और शी टू क्विट। अब लेकिन सीनियोरिटी जो है वो यही बात हो रही है कि वो एब्सेंटीज की तरफ भी लेके जाते हैं कि आप काम में छुट्टियां करना पसंद कर देते हैं। लार्ज द पर्सन इज इन द जॉब, जितना ज़्यादा शख्स एक जॉब में काम करेगा उसकी कोशिश उतनी होगी कि वो ये जॉब कभी भी छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसके लिए आसानी हो जाती है, लोगों को जानता है, वो तरीके निकाल लेता है काम को अवॉइड करने के, तो उसकी कोशिश होती है वो काम छोड़ के कभी भी ना जाए। एविडेंस सेज टेन्योर एंड जॉब सेटिस्फैक्शन आर पॉजिटिवली रिलेटेड। जितना ज़्यादा आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन वहाँ पे काम करने से मिलती है। यही वजह है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, जब हम एज की बात कर रहे थे, तो लोग फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते, उनमें लचक नहीं होती और बस वहीं रहना पसंद करते हैं, वहीं पे सेटिस्फाई रहते हैं। तो ये एविडेंस रिसर्च कहती है कि जो जितना ज़्यादा टेन्योर होगा उतनी ज़्यादा ही सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ होगी जॉब के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीजन, मज़हब का क्या असर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। रिलीजियस and non-religious people question about each other faith and they often conflict। जो मजहबी लोग होते हैं और गैर मजहबी लोग होते हैं वो अक्सर एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं अपने फेथ के बारे में, अकीदे के बारे में, और अक्सर ये जो क्वेश्चंस हैं ये कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े की तरफ चले जाते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी इन अमेरिका इज़ नॉट ट्रीटेड इक्वली एज अमेरिकन। जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है अमेरिका के अंदर, वो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता जैसे कि दूसरे अमेरिकन होते हैं। सिमिलर मे बी वो किसी इंडियंस के साथ भी, बंगालियों के साथ भी उस तरह से ट्रीट ना करते हो जैसे कि वो अपने ही टाइप के लोगों के साथ ट्रीट करते हैं। खासतौर पे जब 9/11 का वाक़या हुआ था तब तो बहुत ही इशू थे, ठीक है। फेथ कैन बी एम्प्लॉयमेंट इशू व्हेन रिलीजियस बिलीफ प्रोहिबिटेड और इनकरेज सर्टेन बिहेवियर, i.e. क्रिश्चियन डू नॉट बिलीव दैट दे शुड वर्क ऑन संडे। अब फेथ जो है, अकीदा जो है, ये एम्प्लॉयमेंट इशू भी बन जाता है, रोज़गार का इशू भी बन जाता है जब व्हेन रिलीजियस बिलीव प्रोहिबिटेड और इनकरेज सर्टेन बिहेवियर, के कुछ रिलीजियस बिलीव होते हैं जो कुछ बिहेवियर पे जोर देते हैं, कुछ बिहेवियर पे जोर नहीं देते। जैसे कि क्रिश्चियन का मोस्टली मानना है कि संडे के दिन वो काम करना पसंद नहीं करते, वो छुट्टी करते हैं, ठीक है, चर्च पे जाते हैं, ठीक है, अपना हॉलीडे मनाते हैं। जबकि मुस्लिम जो होते हैं मोस्टली प्रेफर करते हैं फ्राइडे को ऑफ हो ताकि वो जुम्मे की नमाज कायम कर सकें, ठीक है, जो गुस्ल वगैरह है वो कर सकें। इस तरह से हर कम्युनिटी के अपने कुछ अकीदे होते हैं, अपने कुछ दिन होते हैं जिनको वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ रिलीजन उनको सेलिब्रेट करने की इजाज़त जो है वो नहीं देते। तो रिलीजन जो है काफ़ी इशू बन जाता है एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी जगहों के अंदर। तो रिलीजन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो असरअंदाज होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यहीं तक हमारा आज का लेक्चर जो था वो एंड होता है। हमने बायोग्राफी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे
कि कौन कौन सी खसूसियात हैं जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होते हैं, और उनकी डिटेल हमने स्टडी भी की। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior, and today our topic is ability part 1, intellectual ability। बेसिकली डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है हमारा, और हमारा टॉपिक है एबिलिटी। तो दो तरह की हमारे पास एबिलिटीज़ होती हैं, एक इंटेलेक्चुअल और एक फिजिकल। तो आज पार्ट 1 देखेंगे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं। एबिलिटी उर्दू में मीनिंग होता है काबिलियत, ठीक है। एबिलिटी इज एन इंडिविजुअल करंट कैपेसिटी एंड स्किल्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन जॉब। एबिलिटी बेसिकली किसी भी फ़र्द की, ठीक है, किसी भी पर्सन की करंट प्रेजेंट टाइम पे एक कैपेसिटी है, एक हद है, और स्किल्स हैं, उसकी महारतें हैं जो वो परफॉर्म करता है वेरियस टास्क इन जॉब के अंदर। अपने जॉब के अंदर जितने भी टास्क के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है, चाहे वो जितने स्किल्स हों, कैपेसिटी हों, ठीक है, वो उसकी एबिलिटी कहलाती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एबिलिटी, दो तरह की एबिलिटी होती है। एक इंटेलेक्चुअल, जिसको हम दानिश्वराना आप कह सकते हैं, एबिलिटी कह सकते हैं। दूसरा फिजिकल, जिस्मानी जो एबिलिटी होगी, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो नंबर 1 हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ठीक है। दानिश्वर हमारी काबिलियत कौन कौन सी होती हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है बेसिकली ये काम आती हैं कि हम कारकर्दगी अदा करें, परफॉर्म करें मेंटल एक्टिविटी, ठीक है, दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे जो सरगर्मियां हैं उसके लिए। थिंकिंग, रीजनिंग, सोचने के लिए, वजह मालूम करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मसले को हल करने के लिए जो हमें काबिलियत चाहिए वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है। Intellectual abilities are value high because smart people earn more money and likely to be emerge as leader। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है इसको फिजिकल एबिलिटी से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बिकॉज जो स्मार्ट पीपल होते हैं, यानी कि जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, एंड लाइकली टू बी इमर्ज एज अ लीडर, और ज़्यादा तौर पे लीडर भी वही लोग बनते हैं जिनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एबिलिटी। तो अब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में कौन कौन सी एबिलिटीज़ हैं, उनकी डिमेंशंस कौन कौन सी हैं, वो देखते हैं। डिमेंशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन सी टाइप हो सकती है इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की। तो नंबर 1 हमारे पास है नंबर एप्टीट्यूड, नंबर की अहलियत होना। ये बेसिकली अकाउंट्स का काम करने वाले, नंबर के बारे में मैथमेटिशियन अच्छे होना, स्टैटिस्टिकल अच्छा होना, एक किस्म की ये भी एक हमारे पास एबिलिटी है। एबिलिटी टू डू स्पीडी एंड एक्यूरेट अरिथमेटिक, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट कंप्यूटिंग द सेल टैक्स ऑन सेट ऑफ आइटम। हमारे अंदर काबिलियत होना कि हम स्पीडली, जल्दी से और बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक तरीके से हिसाब किताब करें, ठीक है। अरिथमेटिक में हिसाब किताब करना, जमा करना। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे जो अकाउंटेंट होते हैं जो कि सेल टैक्स जमा कर रहे होते हैं सेट ऑफ आइटम्स के ऊपर, ठीक है, उनके एक स्पीडी वो सेल टैक्स जमा कर लेते हैं और एक्यूरेट जमा कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि उनकी जो काबिलियत है वो नंबर एप्टीट्यूड है, कि नंबर के मामले में ये कमाल के हैं, हिसाब किताब इनका बड़ा अच्छा है। सेकेंड हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो है वर्बल कम्प्रीहेंशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स टू ईच अदर। वर्बल कम्प्रीहेंशन बेसिकली ये हमारे अंदर काबिलियत है कि हम लफ्ज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें और लफ्ज़ों का जो आपस में ताल्लुक है उसको भी समझ सकें, ठीक है, कि एक वर्ड का डिफरेंट जगह पे क्या यूज़ होगा और दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन होगा, ये पता होना चाहिए। जैसे कि फायर है, फायर का मतलब आप कह सकते हैं कि आग, ठीक है, लेकिन अगर ये जॉब के सिनेरियो पे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा होगा, जैसे कि एक बॉस अपने एम्प्लॉय को कहता है आई फायर यू, तो यहाँ पे उसका मीनिंग है मैं आपको जॉब से निकाल रहा हूँ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि किस जगह पे जो वर्ड होता है उसका मीनिंग वहाँ पे क्या हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट मैनेजर, मिसाल के तौर पर एक प्लांट मैनेजर है, फॉलोइंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑन हायरिंग, कि वो जब किसी को हायर कर रहा है तो कॉर्पोरेट की, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो कर रहा है। अब मीन्स के उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसको सही तरीके से समझेगा तभी वो सही तरीके से फॉलो कर पाएगा। तो वर्ड्स को समझना ये और उनके ताल्लुक को ढूंढना, ये वर्बल कम्प्रीहेंशन कहलाता है। ये भी एक एबिलिटी है जो किसी किसी लोगों में अच्छी तरीके से होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो है परसेप्चुअल स्पीड, ठीक है, समझने की, चीज़ों को समझने की, उनके बारे में फटाफट ख्याल बनाने की जो है काबिलियत, स्पीडली हम उसके बारे में बात करते हैं। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई विजुअल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली, काबिलियत होना कि हम मालूम कर सकें विजुअल सिमिलैरिटीज़, के हम चीज़ों को देख के उनमें क्या चीज़ें सिमिलैरिटीज़ हैं, यकसानियत हैं, एंड डिफरेंसेस और उनमें फ़र्क क्या है,
कि क्विकली और एक्यूरेटली पता कर सकें। सम टाइम ऐसा होता है कि आप गेम्स खेलते होंगे कि एक ही पिक्चर होती है स्क्रीन के अंदर, अलग अलग साइड पे, दोनों साइड पे एक ही पिक्चर होती है और उनमें कोई डिफरेंसेस होते हैं जो हमने फाइंड करने होते हैं कि दोनों तस्वीरों में फ़र्क क्या है। तो जिनकी परसेप्चुअल एबिलिटी बेहतर है तो वो बहुत जल्दी ही डिफरेंसेस ढूंढ के बता देंगे, मतलब कुछ लोगों को पता ही चलता है कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर इन्वेस्टिगेटर आइडेंटिफाई क्लूज टू स्पॉट्स अ चार्ज ऑन क्रिमिनल। ये जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो कि केस सॉल्व कर रहे होते हैं क्राइम के ऊपर, तो ये उनमें ये काबिलियत होती है कि वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्लूज को और उसके सपोर्ट करते हैं कि हम चार्ज कर सके क्रिमिनल के ऊपर। ठीक है, फटाफट सबूत देख लेते हैं सिचुएशन पे जाके जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, तो वहाँ पे उनको पता चल जाता है कि किस तरह से कातिल ने किया होगा, क्या क्या लड़ाई हुई होगी, ये चीज़ें कैसे हिली होंगी, तो वो सबूत जल्दी से ढूंढ लेता है और जो क्रिमिनल है उस पर चार्ज लगा सकते हैं। तो चीज़ों में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी ढूंढना ये परसेप्शनल स्पीड कहलाती है और ये भी हमारे पास एक एबिलिटी है जो कि इंटेलेक्चुअल होती है। फोर्थ एबिलिटी हम देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, प्रिडिक्शन करना, फ्यूचर के बारे में जानना। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई लॉजिकल सीक्वेंसेस इन अ प्रॉब्लम एंड देन सॉल्व द प्रॉब्लम। काबिलियत होना कि आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि एक लॉजिकल रीजनिंग सीक्वेंस जो हमारे मसाइल में अक्सर आता है कि क्या वजह है इन प्रॉब्लम की आने की, उन सीक्वेंस को ढूंढ लेना, फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व भी करना। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट रिसर्चर फोरकास्टिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड। कि एक मार्केट रिसर्चर है, वो सीक्वेंस को पहले से आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि इस टाइम पे किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम होती है, तो वो फोरकास्टिंग कर पाएगा, फ्यूचर बता पाएगा कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कितनी होगी नेक्स्ट पीरियड में और कितनी नहीं होगी, ताकि उसी हिसाब से कंपनी जो है इसकी प्रोडक्शन करे और प्रोडक्शन ना करे, ज़्यादा करे या कम करे वो डिमांड पे डिपेंड करेगा और रिसर्चर ये बता देगा। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है ये भी बड़ी अच्छी एबिलिटी है कि आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिडक्टिव रीजनिंग, लॉजिकल कंक्लूजन। ठीक है, नतीजा निकालना। ठीक है, तो एबिलिटी टू यूज लॉजिक एंड असेस इम्प्लीकेशन ऑफ आर्गूमेंट। काबिलियत होना कि आप लॉजिक का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, और चीज़ों को असेस कर सकें, उनके बारे में आप जान सकें। इम्प्लीकेशन ऑफ आर्गूमेंट, किसी भी आर्गूमेंट की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे सुपरवाइजर है चूजिंग बिटवीन टू डिफरेंट सजेशन ऑफर बाय एम्प्लॉय, कि उसके एम्प्लॉयज उसको सजेशन दे रहे हैं कि सर ये काम हमें ऐसा करना चाहिए, एक और एम्प्लॉय कहता है कि सर ये काम ऐसा करना चाहिए। तो वो लॉजिक का इस्तेमाल करे कि जो भी सजेशन तजवीज़ वो दे रहे हैं उसकी इम्प्लीकेशन कैसी होगी, क्या वो ठीक होगा हमारे लिए, क्या वो ठीक नहीं होगा। तो वो लॉजिक का इस्तेमाल करते हुए उनमें से कोई एक जो है सजेशन वो एक्सेप्ट करेगा। इसको हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की काबिलियत होना। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टू, स्पेशल विजुअलाइजेशन। ठीक है, विजुअलाइजिंग द वर्ल्ड इन 3D, के चीज़ों को 3D में खुद इमेजिन करना अपने दिमाग के अंदर, सोचना कि अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो वाकई ऐसे हो पाएगी कि नहीं। तो ये भी एक काबिलियत होती है। ठीक है, एबिलिटी टू इमेजिन हाउ एन ऑब्जेक्ट लुक इफ इट्स पोजीशन इज स्पेस वर चेंज। यहाँ पे इन आएगा, इन स्पेस वर चेंज। काबिलियत होना कि आप इमेजिन कर सके अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की जगह जो है वो चेंज कर दूं इस जगह पे तो वो कैसे दिखेगी। ठीक है, मोस्टली जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं ना उनमें ये काबिलियत है कि हम कमरे की शेप ऐसे कर दें, बेड यहाँ पे रख दें, दीवार ऐसे पेंट कर दें, यहाँ पे सीनरी लगा दें, तो ये वो दिमाग में सोच रहे होते हैं, बाद में इंप्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, कागज़ पे पहले करते हैं फिर रियलिटी में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटीरियर डेकोरेटर रीडेकोरेटिंग एन ऑफिस। एक इंटीरियर डेकोरेटर है कमरे को सजाने वाला, वो एक ऑफिस को रीडेकोरेट कर रहा है, दोबारा से उसकी बनावट कर रहा है। तो पहले वो दिमाग में इमेजिन करेगा कि जगह ऐसी है, लोकेशन ऐसी है, तो किस तरह से करना चाहिए, फिर उसको कागज़ पे उतारेगा और फाइनली रीडेकोरेट कर देगा ऑफिस को। तो चीज़ों को दिमाग में इमेज करना कि अगर हम चीज़ों की मूवमेंट ऐसे कर दें तो वो कैसे दिखेगी, इसको स्पेशल विजुअलाइजेशन कहा जाता है और ये भी हमारे पास एक एबिलिटी है। लास्ट है मेमोरी, याददाश्त का तेज़ होना। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमारे पास काबिलियत होती है। एबिलिटी टू रिटेन और रिकॉल पास एक्सपीरियंस। ठीक है, काबिलियत होना कि आप पास जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उनको याद कर सकें। और ये अक्सर ये कहा जाता है कि ख़ासतौर पे जब क्या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही होती है तो वाइफ के पास पुरानी जो बातें होती हैं बड़ी याद होती है उनको, तो वो सिचुएशन के हिसाब से देख के वो पुरानी जो यादें हैं उनको एज अ टूल के हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रही होती हैं और आपकी पुरानी गलतियां आपको बता रही होती हैं। तो उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी इस मामले में तेज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स पर्सन रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ कस्टमर, कि जो सेल पर्सन है वो अपने कस्टमर का नाम जानता है। इससे कस्टमर को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये दुकानदार हमें जानता है, पहचानता है, तो वो रॉयल कस्टमर बनना शुरू हो जाता है। जब दुकानदार सेल्स पर्सन भी उनको याद रखेगा और उनके नाम से उनको बुलाएगा तो लगेगा कस्टमर को कि मेरी वैल्यू यहाँ पे है। तो मेमोरी, याद रखना चीज़ों को, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास काबिलियत हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर दी एंड करते हैं।
एबिलिटी का पार्ट 1 इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यहीं पे ख़त्म होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी टॉपिक से मुतालिक कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is ability part 2 physical ability। लास्ट लेक्चर में हमने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के बारे में देखा था और आज हम फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे। चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। द कैपेसिटी टू डू टास्क दैट डिमांड स्टेमिना, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी, स्किल्स इन परफॉर्मिंग टास्क विद हैंड एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। कैपेसिटी होना, हमारे पास कैपेसिटी होना, हद होना, महारत होना कि हम टास्क कर सकें जो डिमांड करते हैं, स्टेमिना बर्दाश्त, ठीक है, स्ट्रेंथ ताकत, डेक्सटेरिटी अपने हाथ से करने वाली महारतें, ठीक है, कारकर्दगी अपने हाथ से करने वाली कारकर्दगी की महारत होना, ये डेक्सटेरिटी कहलाता है। जैसे कि इसी शेफ़ के पास नाइफ़ चलाने का एक उनके पास क्या कह सकते हैं कि स्किल्स होती हैं, सब्ज़ी काटते हैं बड़ी तेज़ी से, बड़े अच्छी तरीके से। इसी तरह जो सर्जन होता है उसके बाद भी काबिलियत होती है कि अपने हाथ की मदद से कैसे सर्जरीज कर देता है, तो डेक्सटेरिटी इसको कहते हैं। इसी तरह सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और इसी तरह की जो दूसरी खसूसियात होना, ये हमारे पास फिजिकल एबिलिटीज़ कहलाता है, जिसमें स्टेमिना हो, स्ट्रेंथ हो, डेक्सटेरिटी हो, इसी तरह से मिलती जुलती और खसूसियात होना, ये फिजिकल एबिलिटीज़ है। अब हमारे पास बेसिक फिजिकल एबिलिटीज़ कौन कौन सी होती है, बुनियादी हमारे पास फिजिकल एबिलिटीज़ काबिलियत कौन कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं। बुक में बहुत डिटेल से है, यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ। नंबर 1 हमारे पास है डायनामिक स्ट्रेंथ। डायनामिक कहते हैं बार बार चेंज होने वाली, कंटिन्यूसली आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है, कि हर वक्त चेंज होगा सिस्टम। एबिलिटी टू एक्सर्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ फॉर रिपीटली और कंटिन्यूसली ओवर टाइम। आपके पास काबिलियत होना, ठीक है, एक महारत होना कि आप एक्सर्ट कर सकें मस्कुलर स्ट्रेंथ, फट्टों की ताकत को रिपीटेडली कंटिन्यूसली ओवर टाइम, बार बार मुसलसल वक्त के साथ साथ, कि आपकी जो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, पट्टों की ताकत होती है, उनका इस्तेमाल कर सकें रेगुलरली या रिपीटेडली बार बार, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है ट्रंक स्ट्रेंथ। एबिलिटी टू एक्सर्ट मस्कुलर स्ट्रेंथ यूजिंग ट्रंक मसल। हमारे हेड और लिम्ब के अलावा जितना भी बॉडी पार्ट होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं, ठीक है। मीन्स कि आपके सर, हाथ और पाँव के अलावा जो आपका मिडल बॉडी पार्ट है, इसके जितने भी मसल्स होते हैं ट्रंक मसल्स कहलाते हैं। तो हमारे अंदर काबिलियत होना कि हम एक्सर्ट कर सके मस्कुलर स्ट्रेंथ, पट्टों की ताकत को यूजिंग ट्रंक मसल। हमारे जो ट्रंक मसल्स हैं, जो मैंने अभी बताया कि क्या होता है, उनसे हम जोर लगा सकें, उनकी ताकत को इस्तेमाल कर सकें। समटाइम हम धक्का लगाते हुए हाथ की जगह अपने चेस्ट से धक्का लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, अपनी साइड से कमर से धक्का देना शुरू कर देते हैं। तो इन ताकतों का इस्तेमाल करना ट्रंक स्ट्रेंथ कहलाता है। थर्ड हमारे पास है स्टैटिक स्ट्रेंथ, अनचेंज, ठीक है, कि आपने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करनी। एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स अगेंस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है जो आपकी तरफ जोर लगा रहा है, लेकिन आप में काबिलियत है कि आप उसको रोक सकते हैं, इतनी फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होते। इस ताकत को कहते हैं, इस महारत को कहते हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ, कि एक एक्सटर्नल फोर्स आप पे जोर दे रही है लेकिन आप फिर भी टस से मस जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो ये हमारे पास 3 फिजिकल एबिलिटीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, हम वो देख लेते हैं। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्सपैंड द मैक्सिमम एनर्जी इन वन और सीरीज ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट। काबिलियत होना कि आप एक्सपैंड कर सके मैक्सिमम एनर्जी, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है, इन वन और सीरीज ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट, के ऐसा एक्ट करें, ऐसा कारनामा करें जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही हो एक ही दम या सीरीज ऑफ एक्सप्लोजिव एक्ट में, ठीक है, या तो ज़ोर से धक्का दे रहे हों या छोटे छोटे मुक्के मार रहे हों जिससे आपकी एनर्जी जो है बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ हमारे पास हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मूव द ट्रंक एंड बैक मसल एज फार एज पॉसिबल। अपने ट्रंक मसल मीन्स के हेड और लिम्स के अलावा, यानी कि आपकी लेग्स और हैंड्स के अलावा जो आपका मिडल बॉडी है उसकी और बैक मसल को जितना पॉसिबल हो सके मूव कर सकें। अक्सर जो लोग बैक की तरफ फ्लिप करते हैं, ठीक है, ये जो एबिलिटी होती है फ्लिप करना, अपने बैक के थ्रू पीछे हो जाना, बिल्कुल उल्टा लेट जाना, ठीक है, तो ये जो होता है ये बेसिकली ट्रंक और बैक मसल को आप मूव कर रहे होते हैं जितनी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, ये इसको हम कहते हैं एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी आपकी फिजिकल एबिलिटी कहलाती है। 6 हमारे पास है डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू मेक रैपिड एंड रिपीटेडली फ्लेक्सिबल मूवमेंट।
बार बार फ्लेक्सिबल मूवमेंट कर पाना, ये आपकी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। सुबह सुबह जब हम पीटी करते थे स्कूल्स के अंदर, तो लेग्स को बार बार ऊपर नीचे करना, हाथ को बार बार ऊपर नीचे करना रिपीटेडली बहुत दफ़ा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो इसको हम डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी का नाम देते हैं इस काबिलियत को। ठीक है, जो ज़्यादा देर कर पाएंगे रिपीटेड और रैपिडली, इसको हम कहेंगे कि उसके अंदर डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी है। जो जल्दी थक जाएंगे इस मीन कि उनके पास ये काबिलियत नहीं है। सातवां हमारे पास बॉडी कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अपने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, इस पे हम बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। आजकल हमारी आंखें कुछ और देख रही होती हैं, हाथ कुछ और कर रहे होते हैं, पाँव से कुछ और काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मीन्स के बॉडी और पार्ट आपके बहुत सारे काम कर रहे हैं और सारे के सारे जो पार्ट हैं एक साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ठीक है, हम पिक्चर देख रहे होते हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, साथ में जूस भी पी रहे होते हैं, गोद में हमारी प्लेट भी पड़ी होती है, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं और हमारा बॉडी जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। इसी तरह जो ख़ास तौर पे जो फिज़िकल काम कर रहे होते हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ हमें काम करने होते हैं। ठीक है, तो बॉडी की कोऑर्डिनेशन ठीक होनी चाहिए। तो अपने तमाम बॉडी पार्ट को आपस में ताउन करवाने की जो खासियत होती है ये बॉडी कोऑर्डिनेशन कहलाती है। ये भी हमारे पास फिजिकल एबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास बैलेंस, तवाज़ुन रखना, एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम डिस्पाइट फोर्सिंग पुलिंग ऑफ बैलेंस, कि आपको कोई फोर्स है वो पुल ऑफ कर रही है, आपको धक्का दे रही है या आपको जगह से हटा रही है, उसके बावजूद आप इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, आप बिल्कुल भी टच से मस नहीं होते, तो ये बैलेंस कहलाता है कि आप बैलेंस स्टेट में हैं। काफ़ी हद तक हमारे ये स्टैटिक जो स्ट्रेंथ है उससे मिलता जुलता है। लास्ट है स्टेमिना, बर्दाश्त होना। ठीक है, आपके पास ताकत होना, बर्दाश्त की ताकत होना। एबिलिटी टू कंटिन्यू मैक्सिमम एफर्ट ओवर टाइम। ठीक है, मैक्सिमम एफर्ट जो है उसको कंटिन्यू रखें वक्त के साथ साथ, कि ज़्यादा देर तक आप अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं, आप में स्टेमिना बहुत है। अक्सर लोग फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं स्टेमिना की, 5 मिनट फुटबॉल खेलते हैं उनको सांस चढ़ जाता है, स्टेमिना ही नहीं होता ना, भागने की आदत नहीं है। आजकल मोबाइल यूज़ करते रहते हैं हम लोग, तो फिजिकल गेम्स की आदत नहीं रहती। 2 मिनट भागते हैं सांस चढ़ जाता है, स्टेमिना ही नहीं होता हमारे पास बिल्कुल ही। ठीक है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, स्टेमिना ही नहीं होता हमारे पास। तो कंटिन्यूसली मैक्सिमम एफर्ट जो है आप शो कर सके ओवर टाइम, ये हमारे पास स्टेमिना कहलाती है। तो टोटल हमारे पास 9 फिजिकल एबिलिटीज़ हैं जो ब्रीफली हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा टॉपिक से रिलेटेड। स्लाइड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।